गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग से बात करना ये चाहता हूँ कि इससे पहले वाले चैप्टर को स्टडी कर लिया गया था। अब मैं इस फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड नंबर चैप्टर चैप्टर 2 सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में विलियन कहते हैं। हाँ विद्यार्थी, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग से कि इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद इसे नोट जरूर कीजिए नोटबुक पर, और तब जाकर आपको बेहतरीन हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन, जिसे विलियन हिंदी में कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी इसे हिंदी में विलियन और अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं, है ना। विलियन और अनुसंख्या गुणधर्म। देखो, सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सॉल्यूशन चैप्टर के पूरे सिलेबस को बारीकी से यहाँ लिख दिया। हाँ, क्या क्या पढ़ाई करना है इसमें देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले पढ़ना विद्यार्थी आपको इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। इससे परिचित होना है कि सॉल्यूशन क्या है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना, यानी विलियन का प्रकार, कितने तरह के होते हैं विलियन, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियन का सांद्रण पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना है कि विलियन का सांद्रण क्या है। उसमें चौथा नंबर में पढ़ना है सॉल्युबिलिटी, जिसे सॉल्युबिलिटी को कहा जाता है, सांद्रण भी कहते हैं, या फिर सॉल्युबिलिटी को कहते हैं विलियता कहते हैं, इसे विलियता कहा जाता है। फिर उसके बाद पांचवा नंबर में पढ़ना आपको हेनरीज लॉ, यानी हेनरी के नियमों को पढ़ना है। फिर इसके बाद छठा नंबर में रॉल्स लॉ पढ़ना है, रॉल्स के नियम को पढ़ना है। सातवां में पढ़ाई करना है विद्यार्थी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलियन। आदर्श और अनादर्श विलियन क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन आठवां नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का यानी विलियन का अनुसंख्या गुणधर्म क्या है, इसी के बारे में जानकारी लेना है। अनुसंख्या गुणधर्म क्या है जो। फिर नौवां में है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहने का मतलब हो गया कि वाष्प दाब का रिलेटिव लोअरिंग पढ़ना है, यानी आपेक्षिक आपको पढ़ना है, संबंध पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको 10वां नंबर में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं उन्नयन, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन पढ़ना है। फिर उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन इसे कहा जाता है। 12 नंबर में ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी विसरण किसको कहते हैं और प्रसरण किसको कहते हैं, और इसमें विसरण दाब किसको या फिर प्रसरण दाब किसको कहते हैं, पूरी दाब के बारे में, यहाँ पर प्रेशर के बारे में पढ़ाई करना है आपको। फिर 13 नंबर में है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, यानी इसे हिंदी में अनुसंख्या गुण द्वारा अनुद्रव्यमान का निर्धारण कैसे करेंगे हम इसे निर्धारण। फिर इसके बाद आपको 14 नंबर में आसान आणविक द्रव्यमान पढ़ना है, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं विद्यार्थी, ये लास्ट पॉइंट है। और एक 15 में जिसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं, पूरे चैप्टर की न्यूमेरिकल को मैं यहाँ स्टडी करवाऊंगा, लेकिन जहां जहां जिस प्रकार से न्यूमेरिकल आएंगे वहां पर उस तरह से देते जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इस विलियन चैप्टर में, यानी सॉल्यूशन चैप्टर में बात करते हैं परिचय। अब परिचय क्या है, इससे किस प्रकार से परिचय करते हैं। देखो विद्यार्थी, यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट, यानी त्रियक बिंदु की जानकारी। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट आपको यही है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट के बारे में आपको जानकारी लेना है। ऑलवेज इस चैप्टर को या इस पॉइंट्स को ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताया जाएगा।
यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट, तिर्यक बिंदु की जानकारी। सबसे पहले यहाँ पर याद रखना विद्यार्थी कि मैं 3 गो बिंदु ले रहा हूँ। 3 बिंदु कहने का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा एक पदार्थ है, मैटर है, सबस्टांस है जो हमारे बीच 3 अवस्थाओं में मौजूद होती है, एक सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। आप देखिए तीनों फॉर्म में वाटर नहीं है। एक सबसे पहले बात करते हैं बर्फ का। क्या बर्फ या आइस है। अब इस बर्फ को हमें चाहते हैं कि पानी में बदल दें, जल में बदल दें, तो पानी में बदल जाएगा। इसी पानी को चाहते हैं वाष्प में बदलना, वेपर में बदलना, तो वेपर में बदल जाएगा। लेकिन इसके बदलने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे हम सबसे पहले बर्फ, जल और वाष्प, इन तीनों अवस्थाओं में देखते हैं। इसे बदलने के लिए यानी बर्फ से जल में बदलना है तो तापमान की आवश्यकता होगी, या जल से वाष्प में बदलना है तो तापमान की आवश्यकता होगी। लेकिन कितना तापमान चाहिए? ठीक उसी तरह से हमको वाष्प से जल में बदलना है तो कितना तापमान की आवश्यकता होगी, या चाहे जल से बर्फ में बदलना है तो कितना तापमान की आवश्यकता होगी। मैं इस पर बात कर रहा हूं। तो देखिए तापमान यदि बात करें तो बर्फ से जल में बदलने के लिए तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, जरूरत होता है ना। इसको जब तक कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं देंगे तब तक कि वो बर्फ से जल में नहीं बदलेगा, न जल से वाष्प में बदलेगा। यानी इसे बदलने के लिए इतना जरूरी होता है। यदि केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं विद्यार्थी कि जब हमको वाष्प से जल में बदलना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 273 केल्विन, और जल से बर्फ में बदलना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन तापमान में। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए ये डॉट दिए हैं तो डॉट में दिखाएं कि जब बर्फ से जल बदलेगा, बर्फ से जल में कन्वर्ट होगा, जब बर्फ से जल में चेंज होगा यानी इसके प्रक्रियाओं के माध्यम से चेंज होगा तो उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से जल से वाष्प में बदलना होता है तब इसे वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, ये वेपोराइजेशन। लेकिन इसकी प्रक्रिया है कि बर्फ से जल में बदलना, जल से वाष्प में बदलना, उसकी प्रक्रिया को जो है वो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हीट देना पड़ता है। यानी यहाँ पर डेल्टा का चिन्ह देना पड़ेगा। यानी डेल्टा के माध्यम से हम यहाँ दिखा सकते हैं कि ऊष्मा दे रहे हैं, यानी आप दे रहे हैं, यानी कि हीट दे रहे हैं, तब जाकर कि ये कन्वर्ट हो रहा है, यानी प्रोसेस में बदल रहा है, यानी कि ये चेंज हो रहा है, यानी इसमें परिवर्तन देखा जा रहा है कि बर्फ से जल में, जल से वाष्प में बदल रहा है। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर जब ऊष्मा देंगे तो इसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, यानी इसे इंडोथर्मिक कहा जाता है, इंडोथर्मिक। देखो विद्यार्थी यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर एरो दिए हैं तो यहाँ पर भी एरो दिए हैं। ये एरो का मतलब है कि यहाँ पर जल से बर्फ में बदलना हिमांक कहलाएगा, लेकिन वाष्प से जल में बदलना, ये एरो देखिए हाफ एरो से दिखा है, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यानी कि वाष्प से जल में बदलेगा, संघनन कहलाएगा, जल से बर्फ में बदलेगा, हिमांक कहलाएगा। लेकिन इसे तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है। अब आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। हमको क्या करना है कि आइस से सीधे वाष्प में बदलना, यानी बर्फ से सीधे वाष्प में बदलना है, सीधे वाष्प में बदलना है, कहीं रुकावट नहीं, कहीं रोकना नहीं है, सीधे दम जो है बर्फ से हमको वाष्प में बदलना है। तो इसके लिए मुझे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन की आवश्यकता होती है, ऊर्ध्वापातन कहते हैं इसको। लेकिन इसे होने के लिए मुझे वही प्रक्रिया यानी ऊष्मा की जरूरत होगी, और नहीं तो फिर ऊष्मा शोषी करना पड़ेगा, इंडोथर्मिक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी तरह से देखिए हमको वेपर से आइस में यानी वाष्प से हमको बर्फ में बदलना है, तब इसको जमना कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। और इसे कूलिंग की प्रक्रिया यानी शीतलक की प्रक्रिया किया, यानी ठंडा की चाहिए, ठंडक होना चाहिए, तब इस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यानी ऊष्मा का इसमें क्षेपण होता है, निष्कासन होता है, इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। देखो विद्यार्थी हमें खास ट्रिपल पॉइंट की बात करनी थी, यानी डेफिनेशन ट्रिपल पॉइंट से दिया हुआ है, त्रियक बिंदु पे दिया हुआ है। वैसा बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं मौजूद हो उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। फिर से यानी वैसा बिंदु जिस पर ठोस भी हो, द्रव भी हो, गैस भी हो, तीनों अवस्थाएं मौजूद हो उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में जल और वाटर, यानी वही H2। आपको यहां देख सकते हैं ट्रिपल पॉइंट होने के लिए इसे ताप कर
यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है, जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं वहाँ तक के बताया था आपको पॉइंट्स, और ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जब मतलब ट्रिपल पॉइंट में ही कि जब इसे ठोस से गैस में बदलना होता है, यानी जब इसे ठोस से गैस में बदलना होता है तो इसे इस ताप को जरूरत पड़ती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन ताप की, केल्विन तापक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक इस तरह से यदि यहाँ पर देखें तो जब इसे वाष्प से ठोस में परिवर्तन होता है, यानी कि जब इसे वाष्प से ठोस में परिवर्तन होना है, उसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से ठोस से गैस में परिवर्तन होने के लिए ऊष्मा का ग्रहण होता है। ठीक है, ठोस से गैस में परिवर्तन होने के लिए, ठोस से जब गैस में परिवर्तन होगा तो उसके लिए ऊष्मा ग्रहण की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। जब गैस से ठोस में परिवर्तन होता है, यानी गैस से यानी वाष्प से माने जो है बर्फ में बदलेगा, वही बार गैस से ठोस में परिवर्तन होने के लिए ऊष्मा का त्याग करना पड़ता है, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यहाँ तक के पॉइंट मैंने ट्रिपल पॉइंट्स में बता दिया। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, कि मिक्सचर और सॉल्यूशन क्या है, मिश्रण और विलयन की जानकारी। सबसे पहले कि मिश्रण किसको कहते हैं, तो कहता है यहाँ पर मिश्रण, देखिए सिंपल सी बात है कि मिश्रण किसको कहा जाता है। मिश्रण यानी हवा में बहुत सारा गैस मिला हुआ है, इसे मिश्रण कहते हैं। आप अपने नज़र में देख सकते हैं कि चीनी को जो है पानी में नमक और इन सभी नींबू को मिला दिया जाता है तो शरबत तैयार हो जाता है ना। तो ये सभी मिश्रण कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक या वस्तु को असमान या समान रूप से मिला दिया जाता है तो मिलाने के उपरांत यदि वो पदार्थ का निर्माण होता है उसे मिश्रण कहते हैं। या मिश्रण का परिभाषा हो गया, जैसे मैं बालू प्लस पानी को मिलाया, नमक प्लस पानी को मिलाया, मिट्टी प्लस पानी को मिलाया, चीनी प्लस पानी को मिलाया, ग्लूकोज प्लस पानी को मिलाया, अल्कोहल प्लस पानी को मिलाया, ये मिलाया तो मिश्रण तैयार हुआ। अब आता है वायु, देखिए एयर में आप सबसे पहले देखिए कि वायु में है कौन कौन सा गैस, तो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है और भी गैस है, सब मिल करके बना हुआ है, जिसमें से नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और यहाँ H2 जो है वो 0.06% होता है और अदर गैस भी इसमें होते हैं जो परसेंटेज के रूप में होता है। अब बात करते हैं मिश्रण को दो भाग में बांटा गया है। एक सबसे पहले जिसे होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण कहते हैं, दूसरा हेटेरोजाइगस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। एक होमोजीनियस है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब देखिए समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, यानी समांगी मिश्रण का परिभाषा क्या कहलाएगा, तो समांगी मिश्रण का कहता है कि वैसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव को समान अनुपात में, असमान नहीं बल्कि समान, समांगी ना है तो समान मिलाना होगा, तो ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव को या कोई पदार्थ को, घटक को, कंपोनेंट को समान अनुपात में मिला दिया जाता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए समांगी क्या है, वैसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव को आपस में समान अनुपात में मिला दिया जाता है, यानी इक्वल मात्रा में मिलाया जाता है, रेशियो में। जैसे पानी और चीनी और पानी, नमक और पानी, अल्कोहल और पानी, ये सबको मिला दिया गया है तो बिना समांगी मिश्रण दिए। विषमांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जिसमें दो अवयवों को असमान अनुपात में मिला दीजिए उसे विषमांगी कहते हैं। जैसे बालू को पानी से अब मिलेगा बालू अलग और पानी अलग हो जाएगा, मिट्टी और पानी, मिट्टी अलग और पानी अलग हो जाएगा, है ना, तेल और पानी, तेल अलग और पानी अलग हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, वो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। हवा में देखिए सब अलग अलग है, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखो विद्यार्थी यहाँ मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर यानी मिश्रण दो भाग में बांटा था, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन यानी विलयन कहते हैं। यही पर आप विलयन जानते हैं, यानी विलयन क्या है, तो विलयन बताया गया कि विलयन जो है विलेय प्लस विलायक से बना है, यानी विलयन का जो निर्माण हुआ है विलेय और विलायक, यानी सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यदि सॉल्यूशन 300% तैयार हुआ है तो ओकरा में 100% विलेय होगा यानी सॉल्यूट होगा और
200% विलायक होगा यानी सॉल्वेंट होगा। जैसे देखिए समझने के लिए, जल प्लस पानी, सॉरी जल प्लस चीनी, जल और चीनी को मिला दिया गया है। तो देख रहे हैं विद्यार्थी, जब जल और चीनी को मिला देंगे, है ना, जल और चीनी को मिला रहे हैं, तो चीनी कितना प्रतिशत, 100% लेंगे और 200% जल लेंगे, तब ना शरबत तैयार होगा, विलयन तैयार होगा। अब वरना हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, मैंने 200% चीनी को ले लेते हैं और 100% जल को लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में मिक्सचर तैयार तो हो नहीं पाएगा, दिखेगा नहीं मिक्सचर, विलयन तो तैयार हो नहीं पाएगा, मिक्सचर दिखेगा नहीं, इसलिए इसको दिखाना पड़ता है। अब विलयन क्या है, तो विलयन कह रहा है कि समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इसी का एक और परिभाषा है कि वैसा मिश्रण जिसमें विलेय और विलाय दोनों उपस्थित होता हो उसे विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, वो विलयन कहते हैं। जैसे में चीनी प्लस पानी, नमक प्लस पानी, ग्लूकोज प्लस पानी, ये सब जो है विलयन है। अब चूंकि इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि विलयन को दो अवयव में, कंपोनेंट में बांटा गया है, घटक में बांटा गया। एक घटक का नाम है विलेय यानी सॉल्यूट, दूसरा का नाम है सॉल्वेंट यानी विलायक। अब देखो विद्यार्थी, यहाँ पर विलेय क्या है, तो सबसे पहले विलेय को समझना पड़ेगा कि वैसा पदार्थ जिसका मात्रा कम, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विलेय क्या है कि वैसा पदार्थ जिसका मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं, और वैसा पदार्थ जो किसी द्रव्य में घुल जाता हो उसे विलेय कहते हैं। यानी विलेय का परिभाषा क्या है कि वैसा पदार्थ जिसका मात्रा कम। अब देखिए ना, यहाँ पर कम है मात्रा, तब इसे बोल रहे हैं हम विलेय, तो यही मात्रा कम हो गया। वैसा पदार्थ जो किसी द्रव्य में, यानी वैसा पदार्थ जो किसी द्रव्य में, द्रव्य जल है, द्रव्य एरन जाके निकल रहा है, तो वैसी पदार्थ जो किसी द्रव्य में घुलता हो उसे विलायक कहते हैं। विलायक, अब विलय कहते हैं। विलायक किसको कहेंगे विद्यार्थी, तो विलायक कहता है कि वैसा पदार्थ जिसका मात्रा विलेय से ज्यादा हो, यानी विलेय से अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को, यानी वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को आसानी पूर्वक घुला देता हो, देखिए हम घुला रहे हैं तो इसे हम विलायक कहते हैं। एक सिंपल सा बात याद रखिएगा विद्यार्थी, हम विलेय और विलायक के बारे में भी चर्चा किए हैं। अभी विलेय और विलायक के बारे में और बात करेंगे, डिफरेंट दोनों के बारे में बात कर लेंगे, अंतर बात कर लेंगे यहाँ पर कि अंतर किस प्रकार से होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये वाला पॉइंट्स को सीखना पड़ेगा, है ना। देखिए विद्यार्थी, मैं यहाँ पे बता रहा था आप लोगों को कि विलयन को अभी यानी दो कंपोनेंट में बांटा गया है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो कि दो कंपोनेंट में विलायक हो गया और दूसरा विलेय हो गया, यानी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, है ना। अब देखिए दोनों में अंतर बता दिया मैंने कि विलायक क्या है और विलेय क्या है। विलायक ऑलवेज मैं बोल रहा हूँ कि जिसका मात्रा अधिक रहता है, और विलेय किसको कहें कि जिसका मात्रा कम होता है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। दूसरा में है कि विलायक, इसमें जो है फेज का निर्माण होता है, लेकिन एकरा में फेज का निर्माण नहीं होता, यानी अवस्था का निर्माण होता है, लेकिन एकरा में अवस्था का निर्माण नहीं होता है। अब इसमें याद रखिए तीसरा में कि इसमें घुलने की क्षमता होती है, यानी विलायक जो है खुलने नहीं बल्कि घुलाने की क्षमता होती है, ये घुला देता है कोई भी चीज को, लेकिन विलेय जो है वो खुल जाता है, यानी एकरा में घुल जाता है, ये घुला देता है इसको और ये इसको में घुल जाता है। तो ये बोले इसमें घुलाने की क्षमता होती है और इसमें घुलने की क्षमता होती है। इसके एग्जांपल देखें तो जल, बेंजीन, CCl4, ETC ये सब होता है। लेकिन इसमें देखें तो ईथर, एसीटोन, चीनी, लेमन ये सब आता है विलेय का और ये है विलायक। अब आप यहाँ पर गौर से देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिखा है कि विलयन को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भाग में बांटा गया है। भौतिक फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन अवस्था में, फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस के आधार पर। सॉलिड में बात करें हम, यानी कि विलेय और विलायक के आधार पर, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूट है, यानी ये आपको विलेय है और ये क्या है विलायक। तो इसी दोनों के आधार पर तैयार कर रहे हैं हम सॉल्यूशन को। तो कहता है कि सॉलिड को जब सॉलिड के साथ मिक्सचर यानी मिलाते हैं, सॉलिड यानी विलेय भी सॉलिड है और विलायक भी सॉलिड है यानी ठोस अवस्था में दोनों, यानी जैसे देखिए ये टीन है, ऐसे ये सॉलिड है जो विलेय है, और विलायक यानी सॉलिड है जो कि जिंक है। दोनों को जब मिला दिए तांबा का निर्माण हुआ, तांबा
यानी तांबा का निर्माण हुआ। ओके, लेकिन इसी तरह से सॉलिड को जब लिक्विड के साथ, यानी सॉलिड को जब लिक्विड के साथ मिलाएंगे, यानी शुगर, शुगर क्या है, सॉलिड है, ये विलेय है, और विलाय क्या है, लिक्विड वाटर, ये दोनों के मिलाए सॉल्यूशन तैयार हो गया। फिर उसी तरह से सॉलिड को गैस के साथ मिलाएं तो सॉलिड, देखते हैं कपूर, कपूर को देखे होंगे आप, यानी ढेला में होता है, लेकिन जैसे ही छोड़िएगा थोड़ा सा भी तो वह हवा में, यानी गैस में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये विलेय है और ये विलाय, यानी कि उसमें घुल जाएगा, हवा में घुल जाएगा। तो ये है कपूर इसका। अब लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड और सॉलिड, ये दोनों को मिलाने से तैयार हुआ सॉल्यूशन, यानी वाटर को साल्ट के साथ, देखिए वाटर क्या है, विलेय है यानी लिक्विड है, और यहाँ पर विलाय क्या है, यानी साल्ट है, यानी विलाय जो है साल्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड की बात। अब लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर और अल्कोहल को मिला दीजिए, फिर उसी तरह से लिक्विड को गैस के साथ मिलाएगा तो वाटर और H2 को, यानी ऑक्सीजन को वाटर में मिला दीजिए, हाइड्रोजन को मिला दीजिए, तो ये लिक्विड और गैस के बीच में सॉल्यूशन तैयार होगा। तो उसी तरह से गैस की अवस्था की बात करते हैं तो गैस को सॉलिड के साथ, यानी H2 को लेड, यानी कि शीशा देखें तो शीशा में हाइड्रोजन को मिलाइएगा, तब जाकर के जो है गैस और सॉलिड के एक मिक्सचर तैयार होगा, ये एक सॉल्यूशन तैयार होगा। यानी गैस प्लस लिक्विड को मिलाइए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को में से वाटर को मिला दीजिए, जस्ट यहाँ पर अभी मिलाया गया था, यहाँ पे मिलाया गया था लिक्विड और गैस को, उस तरह से गैस और लिक्विड को मिलाया जा रहा है। आपके गैस और गैस को मिलाएंगे, ये आपको फिजिकल स्टेट के आधार पर जो है वो 3 भाग में बिलियन को तैयार किया गया। अब देखो विद्यार्थियों, बिलियन के शर्त को लिखें, है ना। अब विलियन के शर्त क्या है, तो इसका निम्नलिखित शर्त, पहला, इसमें ब्राउनियन गति नहीं पाया जाता है, पहला हो गया क्या कि इसमें निम्नलिखित शर्त है लेकिन इसमें ब्राउनियन गति, ब्राउनियन गति किसको कहते हैं, जिगजैग कंडीशन का। देखिए यहाँ पर ये वैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। कभी कभी आप देखे होंगे कि कहीं पर खिड़की से जो है सनलाइट आ रहा है और धूल कण यदि उड़ के जा रहा है तो देखते हैं कि धूल कण इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये एक ब्राउनियन गति को मूवमेंट करता है, ब्राउनियन गति इसी को कहते हैं। तो ये करा भी, यानी इस बिलियन में ब्राउनियन गति नहीं होता है, यानी ब्राउनियन गति नहीं पाई जाती है। इसमें टिंडल प्रभाव भी नहीं होता है, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट उसी को कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन के जैसे ही टिंडल इफेक्ट। अब विलियन केवल समांगी मिश्रण होता है, कैसा होता है, समांगी मिश्रण। विलायक और विलियन के अंतर आणविक बात, यानी विलियन तैयार होता है ओकरा में विलायक और विलियन, विलायक और विलेय का अंतर आणविक का विलेय की अंतर आणविक बल अधिक होता है। फिर उस तरह से विलियन में विलेय की मात्रा कम लेकिन विलायक की मात्रा अधिक, ये शर्त हो गया। क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा विद्यार्थी कि विलियन को भी 2 भाग में आगे चल के बांटा गया है। एक, सबसे पहले स्टूडेंट ये इसको जलीय विलियन कहते हैं, और एक है अजलीय विलियन, यानी जो जलीय विलियन कहने का मतलब जो जल में घुल जाए, और अजलीय विलियन जो जल में ना घुले, इस प्रकार से ये विलियन को। तो हाँ, आप लोग से यही कहना स्टूडेंट कि सबसे पहले मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो को आप लोग रोक करके एक एक स्टेप को देखें और समझें इस बात को कि यहाँ पर बताया गया है सॉल्यूशन चैप्टर को। इसके बाद का और भी वीडियो मैं शेयर करूंगा, सेंड करूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल जो है उस YouTube चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, है ना, उसके बाद जो है घंटा को भी दबाएं। इससे है क्या कि आपके पास नोटिफिकेशन हमेशा जाते रहेगा कि जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो वहां पर आपके बीच पहुंच जाएगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, इससे बेहतर आपको मिलेगा और भी वीडियो मिलेगा। लेकिन अगले